Assalamualaikum. This is Rumesa. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about positive law, जिसको हम कहते हैं imperative law भी, ऑस्टन की positive theory भी और positivism भी. सबसे पहले हम जानते हैं कि theory का मतलब क्या है. Theory का मतलब है set of ideas intended to explain or elaborate something. यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसको हम कहते हैं थ्योरी. तो आपको पॉजिटिव लॉ का सबसे पहले मीनिंग बताती चलूँ. पॉजिटिव लॉ का मतलब है वो लॉज जो कि इंसान के ज़रिए बनाए जाते हैं, यानी कि मैन मेड लॉज. पॉजिटिव लॉ को हम डिफरेंट टर्म से जानते हैं या इसको डिफरेंट टर्म्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि लीगल पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव थ्योरी, इम्पेरेटिव थ्योरी, ऑस्टन पॉजिटिव थ्योरी एट्सेट्रा. हम ये देखेंगे अब कि पॉजिटिव थ्योरी में डिफ़ाइन किया क्या जाता है, या देखेंगे पॉजिटिव थ्योरी में डिफ़ाइन किया गया है कि लॉ क्या है. बैठे बैठे आपके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आएगा कि पॉजिटिव थ्योरी सबसे पहले फाउंड किसने की थी. तो आपके सवाल का जवाब है, सबसे पहले पॉजिटिव थ्योरी को फाइंड करने वाला ज्यूरिस्ट जॉन ऑस्टन है. देन फर्दर उसके फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल केल्सन, सालमन वगैरह. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लॉ या इम्पेरेटिव लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं. इम्पेरेटिव लॉ मीन्स अ रूल ऑफ एक्शंस imposed upon mere by some authorities which enforce obedience to it. And in other words, it is a command enforced by some superior power, either physically or in any other form of compulsion. यानी कि imperative law कानून का या फिर लॉज का वो मजमुआ है जिसमें कमांड दी जाती है किसके ज़रिए, सॉवरेन अथॉरिटी के ज़रिए, और उस कमांड को ओबे किसने करना होता है, मैन ने. और अगर उसके वायलेशन हो जाए तो उसके बैक पे क्या होते हैं, कंपल्शंस होती हैं, सेंक्शंस होती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं. यानी कि जॉन ऑस्टन ने इम्पेरेटिव लॉ को 3 मेन फैक्टर्स में डिफ़ाइन किया है. सबसे पहले हम इम्पेरेटिव लॉ के काइंड्स को देख लेते हैं. तो इम्पेरेटिव लॉ की 2 काइंड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ डिवाइन लॉज एंड द सेकेंड वन इज़ ह्यूमन लॉज. डिवाइन लॉज are consist of the commands imposed by God upon man, either by threats of punishments or by hope of his blessings. यानी कि डिवाइन लॉज वो हैं जो खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं और उन लॉज को इम्पोज करवाया जाता है मैन पे. और अगर मैन उसको इजीली फॉलो कर देता है, वायलेशन नहीं करता उसमें, तो उसको होप होती है ब्लेसिंग्स की. और अगर मैन उसको फॉलो नहीं करता, उसके वायलेशन करता है, तो उसको थ्रेट होता है पनिशमेंट का. और वो पनिशमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है. और सबसे मेजर जो पनिशमेंट के बारे में है वो ये है कि आखिरत का दिन, द डे ऑफ लास्ट. खैर, हम सेकंड काइंड को डिस्कस करते हैं जो कि है ह्यूमन लॉज. और ह्यूमन लॉज जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो लॉज हैं जो कि इंसानों के ज़रिए बनाए जाते हैं और इंसानों पे ही इन्फोर्स करवाए जाते हैं. अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव लॉ के 3 इंग्रेडिएंट्स को, फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को या एसेंशियल्स को. आप इसको किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या पेपर चेकर आपको इस तरह से भी पेपर दे सकता है कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स डिफ़ाइन करें, उस पर कंप्लीट थ्योरी लिखें, एलिमेंट्स, एसेंशियल्स एट्सेट्रा. तो हम उसका फर्स्ट फैक्टर देखते हैं जो कि है कमांड. कमांड कहते हैं समथिंग टू डू और नॉट टू डू, यानी किसी चीज़ का करना और ना करना. इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया गया है. कमांड वो नहीं है यहाँ जो कि कमांडर अपने सोल्जर्स को देता है कि शूट दिस पर्सन, और देन जो है सोल्जर्स उसको शूट कर देते हैं. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. इसमें जर्नल कमांड है जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ही रूल्स या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि आपको बताते हैं ये काम ठीक है और ये काम ठीक नहीं है, ये काम आपको करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. ये है कमांड.
इसकी हम एग्जाम्पल को यूँ देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक स्टैट्यूट है पीपीसी 1860, यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860। ये रूल्स तब बनाए गए थे जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में थे और उन्होंने कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट में घूम के इन रूल्स को बनाया था। और इसको फॉर्म करने में जो बहुत बड़ा हाथ है वो लॉर्ड मैकॉले का है। जिस तरह हम देखते हैं पीपीसी में कमांड कैसे दी गई है। सेक्शन 378 जिसमें बताया गया है कि थेफ्ट क्या है, और एक और सेक्शन है 379 जिसमें बताया गया है कि जो थेफ्ट कमिट करता है उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सबसे पहले आपको थेफ्ट ना करने का ऑर्डर दिया गया है या कमांड दी गई है, और उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आप थेफ्ट कमिट करते हैं तो आपको उसके बदले में सज़ा दी जाएगी या फ़ाइन किया जाएगा। तो ये है कमांड, जो कि पॉजिटिविस्ट का फर्स्ट पॉइंट है। अब हम देखते हैं पॉजिटिविस्ट के सेकंड पॉइंट सॉवरिन को। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कमांड है वो हमें कहाँ से रही है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट जो कमांड है वो हमें सिर्फ एक सॉवरिन बॉडी दे सकती है। और अब हम देखते हैं पीपीसी, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, वो बनाई किसके ज़रिए गई है। वो बनाई तो ब्रिटिश के ज़रिए गई है। देन उसको पाकिस्तान में पास किसने किया है। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान में सॉवरेन बॉडी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में ने ही उसको पास किया है। एंड एवरी कंट्री हैव डिफरेंट लीगल सिस्टम्स। कहीं देखा जाए तो किंग सॉवरेन है, कहीं देखा जाए तो प्रेसिडेंट सॉवरेन है, एंड इन पाकिस्तान पार्लियामेंट सॉवरेन है। सो डेफिनेटली कमांड सिर्फ सॉवरेन देगा और पाकिस्तान में सॉवरेन बॉडी पार्लियामेंट है। सो पीपीसी हमें कमांड देता है, पीपीसी सेड डोंट डू थेफ्ट, इट्स कमांड। और ये कमांड हमें दी किसके ज़रिए जाती है, पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन बॉडी है। सो फैक्टर नंबर 3, अब वो कहते हैं ये जो कमांड बाय सॉवरेन है इसके पीछे पनिशमेंट्स भी हैं, सेंक्शंस भी हैं। और बैक बाय सेंक्शन से क्या मुराद है। बैक बाय सेंक्शन से मुराद है कि आपको जो हुक्म दिया गया है अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इसके सिंपल एग्जांपल है सेशन 379 थेफ्ट कमिटेड पर्सन पनिश्ड, यानी कि जिस पर्सन ने थेफ्ट को कमिट किया होगा उसको या तो 3 साल की सज़ा दी जाएगी या उसको फ़ाइन किया जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कमांड बाय सॉवरेन बैक बाय सेंक्शंस, ये है पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट। और देखा जाए तो 2000 साल में, ये जो पिछले 2000 साल हैं, इनमें ये थ्योरी बहुत प्रिवेल कर गई है और आज इसको बहुत फॉलो किया जा रहा है। और अगर हम देखें कि पॉजिटिविस्ट ने जो 3 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं या पर्सपेक्टिव्स फैक्टर्स दिए हैं वो दूसरे लॉज में भी फॉल करते हैं, और हम कहते हैं कि दूसरे लॉज में फॉल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीपीसी में एक सेक्शन की एग्जांपल दी है, तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मतलब सॉवरेन की तरफ से कमांड भी हो गई और उसके बाद सॉवरेन बॉडी भी हो गई उसके अंदर, और अगर उसको वायलेट किया जाएगा तो उसके बैक पे सेंक्शंस भी हैं। तो इस हिसाब में ये तीनों कैटेगरीज सारे ही लॉज में फॉल करती हैं। बट अगर इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत है। जैसे कि कमांड, तो नेचुरलिस्ट कहते हैं ये गनमैन थ्योरी है, यानी कि वो कहते हैं कि कानून सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं है। वो कहते हैं कानून फेयरनेस भी है, कानून कंसाइंस भी है और ये इक्विटी भी है। तो जैसे हम कहते हैं कि लॉ अगर इक्विटी है तो उसमें कोई कमांड नहीं है, और अगर वो मोलैरिटी है तो भी उसमें कोई कमांड नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ कमांड कानून का इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो जैसे कि नेचुरलिस्ट ने कमांड को इस तरह क्रिटिसाइज़ किया, वहाँ सॉवरेन को भी किया, और इसके बारे में वो कहते हैं कि अगर कानून सॉवरेन ने दिया है तो जो कस्टमरी लॉज हैं या कस्टम्स हैं वो किस सॉवरेन ने दी हैं। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जो कस्टमरी लॉज हैं या कस्टम्स हैं वो कैसे वजूद में आई हैं, प्रैक्टिस से आई हैं, हैबिचुअली उसके बैक पे प्रैक्टिस है, वो भी लॉन्ग टाइम की, और आज भी वो पूरी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं।
इसकी एक एग्जाम्पल हम इस तरह देखते हैं कि लॉ है पैक्टा सर्विंडा, यानी promises all to be observed in later and spirit, यानी अगर आप कोई वादा करें तो इसको पूरा करें। और अगर देखा जाए तो ये लॉ तो किसी सॉवरेन ने नहीं दिया और इसके बैक पे कोई ट्रेसेस भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं पता है कि ये कब से चलता हुआ आ रहा है। और ये ग्रीक भी फॉलो करते थे, रोमन्स भी, और इस्लाम में भी ये फॉलो किया जाता है, यानी कि दुनिया में हर तरफ ये कॉन्सेप्ट है। सो देखा जाए तो इस प्रिंसिपल को दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशंस में इंशराइन कर दिया गया है। सो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कानून कोई सॉवरेन ही दे। और जैसे कि इसका थर्ड फैक्टर है बैक बाय सेंशंस, तो हम देखते हैं इसको इस तरह क्रिटिसाइज किया गया है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसमें जो सेंशन की नेचर है वो टोटली डिफरेंट है। सो जैसे कि हम देखते हैं ऑस्टन थ्योरी में, इम्पेरेटिव थ्योरी में जो सेंशंस हैं वो तो इंटरनेशनल लॉ में फॉल ही नहीं करती, वो इंटरनेशनल लॉ में मौजूद ही नहीं है। ये नहीं मैं कह रही कि इंटरनेशनल लॉ में सेंशंस नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जो पॉजिटिव लॉ वाली सेंशंस हैं वो नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, ना ही वो सेंशंस जो हैं इंटरनेशनल लॉ में किसी भी साइड से फॉल करती हैं। सो जिस ज्यूरिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है उन्होंने तीनों फैक्टर्स पे बात की है कि ये तीनों फैक्टर्स इस तरह लॉ के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मतलब ये फॉल करेंगे तो लॉ डिफाइन होगा। सो ये है इम्पेरेटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ या पॉजिटिविज्म एंड ऑस्टन पॉजिटिव लॉ थ्योरी। सो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो थ्योरी है वो एक आइडिया है, एक सोच है। सो इस सोच में, इस आइडिया में कोई भी कंप्लीट लॉजिक से, एविडेंस से इसको क्रिटिसाइज कर सकता है। इफ़ वी सी इन इस्लाम तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अबू हम्बली। सो देखा जाए तो इन्होंने भी अपने अपने आइडियाज़ से इस्लाम को डिफ़ाइन किया है और कंप्लीट लॉजिक से, कंप्लीट एविडेंस से एक दूसरे की थ्योरी को या फिर एक दूसरे की सोच को क्रिटिसाइज़ किया है। सो लिहाजा आप किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बट कंप्लीट लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ। सो वीडियो के अख्ताम के साथ आपकी इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। If you have any question, do write in comment section and you can suggest me the topic for video too. Do like and subscribe my channel. And for any other information, click on Instagram and Twitter link given below in description. Allah Hafiz. दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned.